नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे सारे के सारे एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक प्रबंधन जो है ज़्यादा ही टफ हो जाता है समझने में और करने में। इसलिए हम उसको पूरी तरह से ना पढ़ते हुए कुछ कुछ मेन जो टॉपिक है हम उसमें करेंगे। हम उन्हें क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन से ही हम उनका टॉपिक चूज करेंगे और जो भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उससे रिलेटेड उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इससे आपकी एक क्वेश्चन के अलावा और भी 10 से 20 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है मित्र, सरकारी समितियाँ, बैंक या कोई। तो देखिए, ऋण क्या है? एक तरह से उधार मांगना। तो उसमें पूछा है कि कौन सा स्रोत सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मित्र, सहकारी समितियाँ, बैंक या कोई नहीं। तो देखिए, मित्र जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कोई औपचारिक स्रोत नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपने फ्रेंड से या फिर कोई दोस्त है उससे जब हम उधार पैसा मांगते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर ब्याज नहीं होता है, या फिर हम उसे ऐसा कह देते हैं कि भाई तुम 10,000 रुपये दे दो, हम तुम्हें आगे 1,000 रुपये दे देंगे। तो कोई औपचारिक बात नहीं है। लेकिन अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उनका एक औपचारिक तरीका होता है, उनका एक निश्चित ब्याज दर होता है, कम से कम ब्याज दर होता है। तो इस तरह से वो औपचारिक होता है। तो हमारा जो मित्र है वो गलत हो जाएगा, मतलब राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, मित्र ऋण को औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? आप मित्रों से ऋण ले सकते हैं लेकिन इन्हें औपचारिक स्रोत के रूप में नहीं गिना जाता है। ऋण या ऋण के औपचारिक स्रोत बैंक, गैर सरकारी प्रतिष्ठान और वित्तीय संस्थान सम्मिलित होते हैं। ऋण सहकारी समितियों सदस्यों को कम और उचित ब्याज दरों पर गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण प्रदान करती है। जैसे बैंकों से आप कोई भी ऋण लेते हैं तो उनमें क्या क्या होता है? एक तो होम लोन होता है और पर्सनल लोन होता है और कई सारे लोन होते हैं। तो आप बैंक से जो है औपचारिक तौर पर ले सकते हैं। अब देखिए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत एक सहकारी ऋण समिति को एक सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इससे एक सहकारी भूमि बंधन बैंक सम्मिलित होता है। बैंक ऋण वह कुल राशि होती है। अब देखिए, बैंक ऋण के बारे में बोला है तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बैंक ऋण क्या है तो इसमें आप देख सकते हैं। तो बैंक ऋण क्या होता है? कुल राशि जो एक व्यक्ति या व्यवसाय प्रतिष्ठान किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से उधार ले सकता है। बैंक आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर सकते हैं। बैंक क्या होते हैं? आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति की संरचना तैयार करते समय किन उद्देश्यों का पालन करना चाहिए? कोई भी अगर कर्मचारी किसी संगठन में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, तो अगर उसको कोई क्षति हो जाती है, जैसे काम करते समय किसी तरह से वो किसी तरह का शिकार हो जाता है, जैसे मशीन से क्षति हो जाती है, इस तरह से, तो उसके लिए कुछ संरचना तैयार की जाती है। तो किन उद्देश्यों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, एक संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता, कर्मचारी के लिए न्याय संघ, औद्योगिक मानकों एवं श्रम कानूनों का अनुपालन, या ये सभी। तो देखिए, इनमें ये सभी आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई कर्मचारी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए एक संरचना तैयार की जाती है। वो किसके लिए होती है? देखिए, एक संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता, यानी कि लागत प्रभावशीलता, उसके तहत क्या करेगा? वो उसका पूरी तरह से उपचार करवाएगा। तो ये लागत प्रभावशीलता। कर्मचारी के लिए न्याय सम्य, मतलब अगर कर्मचारी अपंग हो जाता है या उसे गंभीर चोट आती है तो क्या होता है कि उसके लिए न्याय सम्य, यानी कि जो कंपनी से धनराशि प्रदान करेगी, जो सेवा प्रदान करेगी, उसके लिए न्याय होना चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। औद्योगिक मानकों एवं श्रम कानूनों का अनुपालन, यानी कि ये जो संरचना तैयार की जाए वो क्या होना चाहिए? औद्योगिक मानकों का अनुपालन करना चाहिए, कानूनों के अनुपालन में होनी चाहिए। तो ये सभी इसमें आ जाएगा। देखिए, तो ये सभी इसका आंसर है। क्षतिपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के उचित वेतन और लाभों को निर्धारित करने का अनुशासन। यह प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त वेतन, प्रोत्साहन और लाभों के लिए प्रबंधन, विश्लेषण और निर्धारण की प्रक्रिया है। यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति की ठोस नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं की स्थापना और कार्यान्वयन को संदर्भित करता है। अब देखिए, क्षतिपूर्ति की जो संरचना रूपरेखा तैयार कर जाती है तो उसमें क्या क्या होता है? वेतनमान की रूपरेखा तैयार करना, मतलब वेतनमान होता है, जैसे सैलरी जो होती है। बोनस और प्रोत्साहन होता है, बोनस और इंसेंटिव्स जो होती है वो होता है। वेतन में परिवर्तन या वृद्धि की आवश्यकता की जांच करना। एक संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता, क्षतिपूर्ण नीति और क्षतिपूर्ण रणनीति की विस्तृत जानकारी, औद्योगिक मानकों और श्रम कानूनों का अनुपालन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों में से एक है? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के कार्यान्वयन तत्वों में से पूछा है। नियोजन, केंद्रीकरण, संगठन या निर्देशन। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण, केंद्रित करना, प्रबंधन को केंद्रीकरण।
अब इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीकरण जो होता है प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं होता है। अब प्रबंधन क्या है? प्रबंधन व्यवसाय के संसाधनों में प्रबंधन की कला और विज्ञान, यानी प्रबंधन की कला और विज्ञान संसाधन ये भी, जैसे मान लीजिए अगर ये मैनेजमेंट का काम होता है तो जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, उसमें एक तरह का कला होती है, मतलब एक तरह से क्या होता है, उस काम की उसको परख होती है और उसे पता होता है कि ये काम किस तरह से होता है। यह एक संगठन की प्रशासन है, चाहे वह व्यवसाय एक गैर लाभकारी संगठन या एक सरकारी निकाय है। तो ये हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी, कोई भी हो सकती है। अब इसमें देखिए, हेनरी फेयर पहले सिद्धांतकारों में से एक है जिन्होंने अपनी पुस्तक के प्रबंधन के कार्य को परिभाषित किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल। उन्होंने प्रबंधन के 5 तत्वों का वर्णन किया है। तो देखिए, उनमें है पहला नियोजन, फिर है आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। तो इस तरह से उन्होंने 5 परिभाषा दी है, जिस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, मोटी तीर पर सेवा विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है? तो देखिए, मोटी तीर पर मतलब देखिए, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। विपणन से कई बार प्रॉब्लम होती है कि विपणन क्या होता है, ये होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग को विपणन कहते हैं। और इसे पूछा कि मोटी तीर पर सेवा विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है, यानी सीधा सा क्वेश्चन ले लीजिए कि मार्केटिंग मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है। देखिए, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा भौतिक पर्यावरण, प्रक्रिया और लोग। मतलब किस तरह का भौतिक पर्यावरण है, लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर्यावरण, प्रक्रिया किस तरह से उसे बनाया जाए, मतलब प्रक्रिया किस तरह से की जा रही है, लोग, ये होगा इसका सही आंसर। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मोटे तौर पर सेवा विपणन मिश्रण के प्रमुख घटक है भौतिक पर्यावरण, प्रक्रिया और लोग। सेवा विपणन मिश्रण गतिविधियों के संयोजन को संदर्भित करता है जो एक संगठन मूर्त उत्पादों के स्थान पर अमूर्त सेवाओं को बढ़ावा देने और बेचने के लिए संलग्न होता है। अब सेवा विपणन जो है उसे विस्तारित विपणन के रूप में भी जाना जाता है, तो अब ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली अधीनस्थों के साथ निर्णय लेती है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है, यानी अधीनस्थ शैली है जो कि अपने अधीनस्थों के साथ निर्णय लेती है। नेतृत्व शैली यानी कमांड जो करती है वो किनके साथ अपना निर्णय लेती है? तो इसमें ऑप्शन है लोकतांत्रिक, निरपेक्ष, हस्तक्षेप, पितृसत्तात्मक। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधीनस्थ भी निर्णय लेने में शामिल होते हैं। मतलब अगर लोकतांत्रिक में अगर मान लीजिए तो इनका बड़ा ऑफिस है, तो उसमें जो नीचे पद वाले वो भी इसका निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? तो नेतृत्व की इस शैली को नेतृत्व की सहभागी शैली के रूप में जाना जाता है। इस शैली में अधीनस्थ भी निर्णय लेने में सम्मिलित होते हैं। नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली को आगे 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया: आम सहमति, सलाहकार और लोकतांत्रिक। आम सहमति जो है एक सर्वसम्मत मुखिया समूह के सदस्यों से परामर्श करने के बाद ही निर्णय लेता है। मतलब जैसे किसी बात का अगर निर्णय हमें करना है तो जो उनका मुखिया होता है वो क्या करेगा कि खुद से निर्णय ना लेकर अपने साथ जो सदस्य हैं उनसे निर्णय लेने की अपेक्षा करता है और उनके ही फिर उसके बाद वो निर्णय लेता है। सलाहकार, एक सलाहकार मुखिया निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों की राय लिखता है। फिर आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शैली में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार अधीनस्थों के पास होता है। मतलब इसमें मान लीजिए अगर मुखिया जो होता है, अगर उनको लगता है अधीनस्थों से मुखिया गलत कहता है, मतलब गलत कह रहा है, तो जो उसके कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी, जो लोग होंगे उसके साथ संगठन के, वो भी निर्णय ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम, इसमें जो होगा हमारा वो होगा भंडारण उत्पादन, भंडारण वितरक, खुदरा विक्रेता और ग्राहक। देखिए, अभी किस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें पूछा है हमें कि पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला मतलब किसी ग्राहक को अगर आपूर्ति का सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट से टूथपेस्ट चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा, ठीक है, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद फिर वो रिटेलर्स के पास आएगा और फिर वो मेरे पास आएगा और मैं फिर उसका कंज्यूम करूँगा। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले भंडारण उत्पाद यानी कि उसको बनाना, फिर होता है वितरक यानी कि जो बनाई गई चीज़ें उसे वितरित करना, और फिर वो वितरित चीज़ें कहाँ से आएगी? दुकानदारों के पास, और दुकानदारों से फिर ग्राहक के पास आएगी। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, एक आपूर्ति श्रृंखला में हर कार्य सम्मिलित होता है जो ग्राहक तक तैयार उत्पाद या सेवा को पहुंचने में सम्मिलित होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चा माल रखना है, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति कई आवश्यकताओं द्वारा की जा सकती है। कंपनी को यह तय करने की आवश्यकता होती है कि वे किस आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीद रहे हैं। देखिए, अब इसमें गोदाम की परिभाषा देखिए। गोदाम आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री देने के पश्चात उन सामग्री को कहीं संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, और यह कारखाना जो है गोदाम। अब मतलब आप गोदाम को समझ सकते हैं। गोदाम क्या होता है?
अगर मान लीजिए कोई दुकानदार के पास अत्यधिक सामान होता है, उसकी दुकान में रखने लायक नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने गोदाम में सामान रखता है, ताकि अगर अत्यधिक मांग हो तो वो गोदाम से लाकर दे सकता है। उत्पाद देखिए, कच्चे माल से ही उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है। तो उत्पाद में पहला हो गया, कच्चे माल से निर्मित होता है और श्रम और मशीनरी की सहायता से किया जाता है, मतलब मजदूर या मशीन जो है उत्पाद निर्माण करते हैं। वितरक, उत्पादों को थोक में वितरित को बेचा जाता है, ये आमतौर पर थोक विक्रेता होते हैं। देखिए वितरक क्या होता है, कंपनी जो है थोक लोगों को बेचती है, मतलब थोक जो होते हैं दुकानदार उनको बेचती है, थोक वाले रिटेलर्स को बेचते हैं और फिर वो ग्राहकों तक पहुँचता है। खुदरा विक्रेता, वितरक फिर विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को उत्पाद बेचता है, खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर्स, और फिर विक्रेता जो है ग्राहकों के पास पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पाद जीवन चक्र का कौन सा अनुक्रम दर्शाया गया है, सही दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है प्रस्तुति, विकास, परिपक्वता, गिरावट, ये हमारा राइट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। प्रस्तुति, विकास, परिपक्वता, गिरावट उत्पाद जीवन चक्र का सही अनुक्रम है। उत्पाद जीवन चक्र उस समय की लंबाई को संदर्भित करता है जब किसी उत्पाद को बाजार में उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है और जब उनकी बिक्री हो जाती है। किसी उत्पाद को लगातार समर्थन देने और बनाए रखने के तरीकों को रणनीति बनाने की प्रक्रिया को उत्पाद जीवन चक्र कहा जाता है। मतलब जैसे किसी उत्पाद को हमें समर्थन करना है, जैसे उसको बढ़ावा देना है कि ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी बन रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको जो नाम दिया गया वो उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या उत्पादन में से एक रचनात्मक कारण बनता है, मानव संसाधन, भूमि, मशीन या वित्त। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मानव संसाधन। उत्पादन में एक रचनात्मक कारण क्यों बनता है, मानव संसाधन। देखिए भूमि अगर आपके पास है, मशीन भी है और पैसा भी है, अगर भूमि, मशीन, पैसा अगर किसी जगह हम रख दें तो वो क्या अपने आप तैयार हो जाएगा, नहीं। जब तक उसमें मानव यानी मनुष्य यानी हम लोग जो है, जब तक हम किसी चीज़ पे काम नहीं करेंगे वो चीज़ तैयार नहीं हो सकती। अगर इंसान के पास भूमि नहीं है और मशीन है तो वो काम कर सकता है, कहीं पर भी काम कर सकता है अगर पैसा और मशीन हो तो। अगर मान लीजिए मानव के पास भूमि और पैसा है, मतलब जमीन और पैसा है, तब भी वो खेती करके काम कर सकता है। और अगर मान लीजिए उसके पास भूमि है और मशीन है तो उसको पैसा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तब भी वो कार्य कर सकता है, लेकिन अगर मानव ही नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर सकता। मानव संसाधन उत्पादन में एक रचनात्मक कारण बन जाता है क्योंकि वो अपनी रचनात्मक और क्षमता का उपयोग करके साधनों और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन के कारक एक आर्थिक अवधारणा है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक निविष्ट को संदर्भित करता है। अब देखिए इनमें एक वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक कोई भी संसाधन सम्मिलित हो सकता है। अब उत्पादन के देखिए कारक कौन कौन से हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए उत्पादन के कारक हैं तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता या मानव संसाधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक किसी उत्पाद के क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक कारक, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक या ये सब। तो देखिए ये सभी करते हैं किसी उत्पाद के क्रय निर्णय को। किस तरह से करते हैं, देखिए सांस्कृतिक यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो उनको सामान जो है बिल्कुल सही तरीके से, मान लीजिए कि अगर कोई नॉनवेज खाता है और कोई शाकाहारी खाता है, तो मान लीजिए अगर जो शाकाहारी खाता है और जो मांसाहारी खाता है, तो आपने अगर शाकाहारी को मांसाहारी दे दिया तो वो क्या करेगा, वो इसका विरोध करेगा। मतलब एक तरह से सांस्कृतिक कारण हो गया, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दोनों हो गए, और सामाजिक कारण भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब ये तीनों के तीनों जो है हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। एक उपभोक्ता का खरीदार व्यवहार 4 प्रमुख कारणों से प्रभावित होता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक। खरीदते समय उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तियों, समूहों या संगठनों और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो वे उत्पादों, सेवाओं, अनुभवों या विचारों को चुनने, सुरक्षित करने और निपटान करने के लिए उपयोग करते हैं ताकि जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता और समाज इन प्रक्रियाओं के प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राहकों से संबंधित नैतिक विषयों में सम्मिलित है। ग्राहकों से संबंधित नैतिक विषय, तो नैतिक विषय पूछा है उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा, उत्पाद की कीमत है, ये सभी। तो देखिए ये सभी आती है। अगर नैतिक विषयों की बात करें तो उत्पाद की गुणवत्ता यानी अच्छी होनी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा यानी बिल्कुल सेफ होना चाहिए, कीमत भी जो है बिल्कुल इतनी होनी चाहिए कि हर कोई उसे खरीद सके, अफोर्ड कर सके। तो ये सभी के सभी हमारे सही आंसर होंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सुरक्षा, उत्पादन मूल्य और उत्पाद की गुणवत्ता ग्राहकों से संबंधित नैतिक विषयों में सम्मिलित है। व्यवसायों और संगठनों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, लेकिन देखिए व्यवसाय और संगठन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना, लेकिन कुछ नैतिकता है जिनका पालन उन्हें लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। अब जैसे किसी को लाभ अर्जित करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ अच्छे काम करनी पड़ेगी, मतलब उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन सी आवश्यकता है, तो सुरक्षा, ग्राहक द्वारा साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। संपर्क पता और नंबर सुरक्षित होना चाहिए। डेबिट कार्ड की जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। उत्पाद की कीमत, मांगी जा रही कीमत पैसे के लिए मूल्य होनी चाहिए और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उत्पाद की कीमत जो है अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उत्पाद के लिए कंपनी को 500 रुपये है
तो मांगी जा रही कीमत 5 लाख नहीं होनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं और अगर वो 500 रुपये की है, उस पर जब लिखा है 500 रुपये, लेकिन कई दुकानदार होते हैं 500 की जगह 1000 बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कीमत नैतिक रूप से तय की जानी चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता सही होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे और इनमें हमने आपको लगभग कई सारे क्वेश्चन के बारे में बताया। जैसे एक दो बार अगर जैसे आप रिपीट करते हैं तो आपको चाहिए बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन थी आपके लिए, वो भी इसी में से। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, व्यवसाय और संगठनों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना, बातचीत करना, केवल कार्य करना, या ये सभी? तो आपको जो अपना राइट आंसर है हमें कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए सामान्य प्रबंधन और कई सारे रिलेटेड टॉपिक्स हम आपको अगली वीडियो में और आने वाली जितने भी वीडियो है उसमें बताएंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।